हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और इस क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी ईपीएफओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यूज़ के साथ हम टॉपिक को समझेंगे। यस, यहाँ पर हम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले इंडियन इकोनॉमी के बहुत सारे टॉपिक हमने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी स्टूडेंट, आप यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं एंड कोर्सेज बाय करना चाहते हैं तो कोर्सेज भी अवेलेबल है जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। ओके, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा, डाउट सेशन मिलेंगे। ये सब कंप्लीट कोर्स है। अगर कोई भी डाउट होता है आप जो नंबर है ओके इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं ओके, या फिर आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा वो डायरेक्टली जाके उसको आप ले सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। राइट, चलो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और टॉपिक भी मैं आपको समझाऊंगी ये सारे टॉपिक। तो वेरी फर्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन के रिगार्डिंग क्या सही है? हमारे पास ऑप्शंस है, इट हैपन व्हेन एन इकोनॉमी फेसेस स्टेगनेंट ग्रोथ एज वेल एज परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन। मीन्स अगर हम देखें स्टेटमेंट में हमें बता रहा है कि इस स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होता है जहाँ पर ग्रोथ जो होती हैं वो स्टैगनेंट होती हैं और एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी होता है। क्या उस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम सेकंड देखें तो परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इज नॉट अफेक्टेड बाय स्टैगफ्लेशन। क्या ऐसा है? चलिए सबसे पहले हम स्टैगफ्लेशन को समझ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होता है जहाँ पर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, इकोनॉमी में प्राइस राइज होती हैं, एट द सेम टाइम ग्रोथ जो होती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। ग्रोथ जो होता है वो कांस्टेंट रहता है और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो जाता है। और अगर ऐसा कुछ इकोनॉमी में हो, इकोनॉमी वेरिएबल ऐसे एक्ट कर रहे होंगे तो उस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। राइट, स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है, इकोनॉमी जो है, इनकम जो है वो हाई रहती है, इनकम रहता है तो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन स्टैगफ्लेशन के दौरान क्या होता है, इकोनॉमी बिल्कुल ही स्टेगनेंट हो जाती है। राइट, स्टेगनेंट हो जाती हैं और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो जाता है। ओके, ये है और इसको फिलिप्स कर्व के जरिए भी समझाया गया है। फिलिप्स कर्व रिलेशनशिप बताता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के में। इस ये भी लेक्चर मैं आपके लिए लेके आऊँगी। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, लेकिन परचेजिंग पावर कंज्यूमर की नॉट इफेक्ट होगी ऐसा कुछ नहीं है। यस, इफेक्ट होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन करेक्ट है। ओके ओके, क्लियर है? ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन कैन टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी मेजर्स अपनाती हैं? राइट, कौन सी मेजर्स अपनाती हैं? नॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स फिस्कल पॉलिसी नहीं होगा, सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी होगा। हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हुए आंसर को करेक्ट करना है। तो वेरी फर्स्ट हमारा ऑप्शन है इंट्रोड्यूसिंग द प्रोग्रेसिव टैक्स तो ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। कंट्रोलिंग ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर ये भी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। रैशनलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, यस दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी में रैशनलाइजेशन मतलब रैशनलाइजेशन ऑफ क्रेडिट ये क्वालिटेटिव कंट्रोल में आता है, क्वालिटेटिव कंट्रोल में आता है।
इम्प्रूविंग द प्रॉफिट फॉर पब्लिक सेक्टर, ये भी जो है वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, नॉट मॉनेटरी पॉलिसी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सी आंसर, राइट, ये है। तो यहाँ पर आप ऐसे एनालाइज करते हैं तो क्वेश्चन को इजीली आप कर पाएंगे, राइट। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है जहाँ पर जनरल प्राइस, ओके, अगर हम जनरल प्राइस देखें तो वो कंसिस्टेंट हाई होता है, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई होता है, राइट। और क्या होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज करने की वजह से इस सब इकोनॉमी वेरिएबल होती है तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाता है। तो मीन्स मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, डिमांड को कम करना है। तो इसके लिए दो पॉलिसी होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा डिसीजन लिया जाता है, जहां पर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं। फिस्कल पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा मेजर्स लिए जाते हैं, और इनकी दोनों की एक्टिविटीज़ अलग होती है। या स्टूडेंट, फिस्कल अपने अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया या टैक्सेस से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। वैसे मॉनेटरी पॉलिसी क्वांटिटेटिव, ओके, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स अपनाती हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स, राइट, क्वालिटेटिव मेजर्स को अपनाती हैं, राइट। चलो ओके, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रीड करेंगे और आराम से इसको आंसर देने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्राइब अबाउट द रियल जीडीपी, रियल जीडीपी के अकॉर्डिंग क्या सही है। ओके, ऑप्शंस पे चलते हैं। टोटल मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced within the country in a period using the current, क्या ये करंट प्राइस पर मेजर किया जाता है। बी ऑप्शन है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नेशन ऑफ अ कंट्री in a given period regardless where the production take place, क्या इसके लिए होता है। सी ऑप्शन से हमारे पास टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन कंट्री इन अ गिवन पीरियड एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, क्या ये होगा। डी ऑप्शन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेटेड विदाउट द कंसिडरिंग द एनवायरमेंट एंड डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो क्या होगा। तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। पहले रियल जीडीपी क्या होता है, तो हम देखें तो जीडीपी टू टाइप्स में होती है, एक रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी की बात करें तो जब जीडीपी, ओके, जीडीपी आपको पता है विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसको हम जीडीपी बोलते हैं। अगर वो मेजर हो रहा है करंट, ओके, बेस मार्केट प्राइस या कांस्टेंट, माफ कीजिएगा, कांस्टेंट प्राइस पर, तो उसको हम रियल जीडीपी। एट द सेम टाइम करंट मार्केट प्राइस पर हो रहा है तो हम नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। नॉमिनल जीडीपी डज नॉट टेक इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट, मींस इन्फ्लेशन इसमें इंक्लूडेड होता है, ओके, इन्फ्लेशन इसमें इंक्लूडेड होता है। एट द सेम टाइम रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड होता है, मीन्स एडजस्टेड होते हैं, एडजस्टेड, इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड करके रियल मीन्स क्वालिटी जीडीपी आपको शो करता है। ये एक्सप्रेस करता है करंट मार्केट प्राइस में, और रियल जीडीपी एक्सप्रेस करता है बेस क्या चल रहा है, 2011 एंड 12 चल रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो वैल्यू ऑफ जीडीपी मीन्स नॉमिनल जीडीपी ऑलवेज हाई होता है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन होगा तो नॉमिनल जीडीपी हाई होगा, इन केस ऑफ डिफ्लेशन नॉमिनल जीडीपी कम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में प्राइस जो होती हैं वो इंक्रीज डिक्रीज होती हैं और क्वांटिटी के साथ, लेकिन रियल जीडीपी में प्राइस कांस्टेंट होता है, क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज को देखा जाता है। तो अगर इन केस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो नॉमिनल जीडीपी आपको हाई दिखेगा। एट द सेम टाइम रियल जीडीपी आपको हमेशा नॉमिनल जीडीपी से कम दिखेगी। ओके, ये चीज़ है। नेक्स्ट अगर हम यूजेस की बात करें तो यहाँ पर अगर आपको क्वार्टरली कंपेयर करना है ना, तो अगर हम एनुअल फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 4 क्वार्टर में डिवाइड है, तो अगर क्वार्टरली कंपेरिजन करना चाहे तो हम नॉमिनल जीडीपी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल ईयर का
क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तो रियल जीडीपी बेटर है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे या फिर एग्जाम में क्या क्लिक करें या फिर क्या सही होता है, रियल जीडीपी ऑलवेज बेटर होता है एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। क्योंकि ये वेलफेयर ऑफ द कंट्री को बताता है, वेलफेयर ऑफ द कंट्री को बताता है रियल जीडीपी, राइट। ये है नॉमिनल जीडीपी, एक्चुअल इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं बताता है, रियल जीडीपी एक्चुअल इकोनॉमी ग्रोथ बताती हैं, तो रियल जीडीपी ऑलवेज बेटर होता है एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। क्लियर है स्टूडेंट? तो करंट एंड कांस्टेंट प्राइस हमेशा याद रखना है। तो आंसर क्या होगा, मीन्स वो जीडीपी मीन्स ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इन अ गिवन पीरियड adjusted with inflation and deflation is called a real GDP। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को बोलूँ तो ये क्या है, ये शो कर रहा है नॉमिनल जीडीपी। क्या शो कर रहा है, नॉमिनल जीडीपी, राइट। ये है, और ये ग्रीन जीडीपी को शो कर रहा है। ये जो डेफिनेशन है वो ग्रीन जीडीपी का है। समझ आ रहा है स्टूडेंट? ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आराम से पढ़ना है एंड फिर आंसर देना है। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4th है, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप से क्या समझते हैं, इसको रीड करेंगे। इट इज अ सिचुएशन विच अराइज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, मीन्स एग्रीगेट डिमांड मीन्स ये मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है, fall short of aggregate supply at the full employment, means aggregate demand कम होता है as compared to aggregate supply. It is a situation when inflation rise at extremely faster rate. Okay, ऐसा होता है। It is a situation where arise when aggregate demand in an economy exceed the aggregate supply at the full employment। क्या एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर होता है एग्रीगेट सप्लाई से, उसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। मैकेनिज्म थ्रू विच द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द इन्फ्लेशन डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट, ऐसा होता है। तो इन्फ्लेशनरी गैप की बात करें तो इसको हम डायग्राम से पढ़ते हैं, डायग्राम से इसको समझते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी है, मीन्स इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। ओके, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है, राइट। एग्रीगेट डिमांड हमारे पास ज़्यादा है, मीन्स इकोनॉमी में जितना फुल एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल है, तो उससे ज़्यादा इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड हो जाता है। और उस गैप को मान लीजिए कि 100 होना चाहिए और 120 हो रहा है, तो कितना गैप है, दैट इज 20 का गैप है। तो 20 हमारा क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, वही कम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या है, लो है। ओके, ये कम है, तो ये एग्रीगेट डिमांड जब कम होता है, लेस होता है और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होता है तो उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। डेफिसिट डिमांड है मीन्स डिफ्लेशनरी गैप है मीन्स लेट्स सपोज 100 रुपीज़ होनी चाहिए तो कितनी है, 80 है, तो कितना गैप हो गया, 20 का गैप हो गया, तो 20 क्या हो जाएगी, डिफ्लेशनरी गैप। बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, डिफ्लेशनरी गैप कभी भी इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये अंडर द एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर हमें देखने को मिलता है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछा जा सकता है कि इन्फ्लेशनरी गैप कहाँ पर देखने को मिलता है, ये अंडर द इक्विलिब्रियम लेवल। ओके, अंडर द, एंड वही एट द सेम टाइम इन्फ्लेशनरी गैप हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ओवर। तो इक्विलिब्रियम 2 टाइप्स होता है, एक फुल एम्प्लॉयमेंट, एक ओवर अनएम्प्लॉयमेंट और एक अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, ये होता है। तो ये आपने समझ लिया क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप वो सिचुएशन है जहां पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसको हम इन्फ्लेशनरी गैप बोल देते हैं, राइट। ओके, क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सी है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। पब्लिक फाइनेंस में क्या सही है? The goods and services means GST in India has a comprehensive multi-stage destination base that is levied on every value added। अगर मैं जीएसटी की बात करूँ तो जीएसटी पर फुल लेक्चर मैंने बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप जरूर उसको वॉच करेंगे। ओके, वॉच करेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और यहाँ पर अगर जीएसटी की बात करें तो क्या ये कॉम्प्रीहेंसिव है? ओके, यस बिल्कुल है। क्या मल्टी स्टेज है? बिल्कुल है। क्या डेस्टिनेशन बेस्ड है? बिल्कुल है। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आप सभी को मालूम होगा कि जीएसटी का ये परफेक्ट डेफिनेशन है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ओके, और ये क्या है? एट द सेम टाइम इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट। ओके, नेक्स्ट है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, दैट इज FRBM एक्ट 2003 was enacted to introduce the transparency of Indian fiscal management system। यह स्टूडेंट FRBM एक्ट लाया गया जहां पर जो फिस्कल डेफिसिट हो रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि कितना एक्सपेंडिचर और कितना रिसिट्स हो रही हैं गवर्नमेंट की वो ट्रांसपेरेंट हो और कम से कम मिनिमम फिस्कल डेफिसिट हो, और वो एक्ट लाया गया, दैट इज FRBM एक्ट 2003। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। क्या यूनियन बजट प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप सभी को मालूम है प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कौन सी और कौन से डिपार्टमेंट जो है वो प्रिपेयर करती हैं और प्रेजेंट किसके द्वारा होता है, प्लीज इसको नोट मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में। डी ऑप्शन है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया गवर्न बाय बोथ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट विद स्पेसिफिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू एलोकेट टू ईच। यस बिल्कुल ही है। तो अगर हम देखें तो यूनियन बजट भी आता है और स्टेट बजट भी आती हैं, तो बिल्कुल जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट 1 and 2 and 3 फोर्थ, तो 1 to 4 आंसर हो जाता है, बिल्कुल सही है, ये आंसर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो थर्ड का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बट मैं आप सभी से चाहूँगी कि आप लोग क्या करें, वहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगर हम FRBM एक्ट की बात करें तो ये क्या हुआ, 1990 की बात है, 1990 की बात है। इंडियन इकोनॉमी की जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होने लगी थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने लगी थी, 1919 एंड 2000 की बात है, जब इंडियन इकोनॉमी वीक होने लग गया था क्योंकि हाई फिस्कल डेफिसिट होने लग गई थी, हाई रेवेन्यू डेफिसिट होने लग गया था और हाई डेट टू जीडीपी। डेट टू जीडीपी क्या होता है कि कितने आपके कंट्री की इनकम मान लीजिए 100 रुपये है, तो 100 रुपये से कितना आप क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, डेट ले रहे हैं। ओके, तो ये होता है डेट टू जीडीपी रेशो। इसी को देखते हुए बाय 2003, ओके 2003 क्या आई, FRBM एक्ट। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने वार्न किया कि अगर ऐसी ही सिचुएशन रही इंडिया की जो कि अभी है, तो इंडिया जो है वो डेट ट्रैप में फंस जाएगा। ट्रैप मतलब कि डेट, जब आप इंटरेस्ट पेमेंट, ओके, जब इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी आप क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, एंड देन ये सिचुएशन हो जाती है डेट ट्रैप की सिचुएशन। तो ऐसा ना हो, इसीलिए FRBM एक्ट लाया गया। अगर बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा, ओके, इन द ईयर 2000। इसी की बात करें तो FRBM एक्ट बन गया, कब बन गया, 2003 बाय हेडेड बाय विजय कैलकर। ओके, जो कमेटी थी उसको हेड कौन कर रहे थे, विजय कैलकर कमेटी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रपोजल किया गया कि आपका फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए, प्राइमरी डेफिसिट कितना होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट कितना होना चाहिए, ये बोला गया। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट की बात बोले तो ये बोलते 0% ऑफ योर GDP, मतलब कि बहुत कम होना चाहिए। ओके, ये है 0%, मतलब आपका डे टू डे एक्सपेंडिचर और रिसिट्स क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर ये भी सजेस्ट किया गया कि आप सरप्लस में लेके आए, मीन्स रिसिट्स ज़्यादा होने चाहिए और
एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो ये बोलते हैं 3% ऑफ योर जीडीपी होना चाहिए। मीन्स जितना भी जीडीपी है उसका 3% आप बोरो कर सकते हैं। आपका टोटल गैप इतना होना चाहिए, क्योंकि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है। और कभी भी जब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हम लोन लेते हैं तो इकॉनमी के लिए वो बर्डन नहीं होता, इकॉनमी के लिए वो अच्छा होता है, क्योंकि हम इंटरेस्ट पेमेंट, उससे हम इंटरेस्ट भी अर्न कर लेते हैं। ओके, तो फिजिकल डेफिसिट 3% चल सकता है, लेकिन अब तक अभी इंडिया में 3% तक नहीं हुआ है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, टैक्स रेवेन्यू कितनी होनी चाहिए? 13.2% होनी चाहिए। टोटल लाइबिलिटीज, मतलब टोटल अगर हम लाइबिलिटीज देखें तो 9% ऑफ योर जीडीपी का 9% यहाँ पर सजेस्ट किया गया, FRBM एक्ट लाई गई। ओके, ये है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया FRBM क्या है। चलिए और भी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, और भी क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स। ओके, ये जो है पार्ट नहीं है रेवेन्यू रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। आपको रेवेन्यू रिसिट्स के बारे में पता होना चाहिए। रेवेन्यू रिसिट्स का अगर हम देखें, पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर देखें तो रिसिट्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट फ्रॉम इट्स डेबिटर, इंटरेस्ट पेमेंट आ रही हैं क्या? दिस इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिट्स। रिसिट्स फ्रॉम कलेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, this is a part of revenue receipts or not. Dividend and profit received from the public sector unit, ये है the receipts from disinvestment for public sector undertaking, that is PSUs से आ रहा है। तो अगर हम रेवेन्यू रिसिट्स की बात करें तो ये क्या होता है? डे टू डे। ओके, डे टू डे रिसिट्स आ रही है, मतलब टैक्स एंड नॉन टैक्स से जो पेमेंट आ रहा है। वहीं अगर आप डी की बात करें तो डी की जो होती है, डी का पार्ट है, वो है कैपिटल रिसिट्स का पार्ट है। जब गवर्नमेंट क्या करती है, एसेट का या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सेल कर देती हैं, अपनी शेयर्स को सेल कर देती हैं प्राइवेट सेक्टर को, उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और दिस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिट्स। क्या है? कैपिटल रिसिट्स का पार्ट है, नॉट रेवेन्यू रिसिट्स, राइट। ओके, तो चलिए अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स क्या होती हैं। तो रेवेन्यू रिसिट्स में क्या आ जाएगा? रेवेन्यू रिसिट्स में डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, जहाँ पर इनकम पे लगता है, प्रॉफिट पे लगता है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी से भी गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होती है। नॉन टैक्स में यहाँ नोट करेंगे, इंटरेस्ट रिसिट्स होता है। लोन नहीं आ रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट आ रही है। जब लोन आता है तो वो क्या हो जाता है? कैपिटल इन नेचर। ओके, जैसे ही हम इंटरेस्ट रिसिट्स कर रहे हैं या इंटरेस्ट ले रहे हैं या दे रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इन नेचर होता है, राइट। ये है प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फीस एंड फाइन, एक्सटर्नल ग्रांट या स्पेशल असेसमेंट हो रही है, ये क्या है? ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, अदर देन टैक्स। ओके, यहीं पर कैपिटल रिसिट्स की बात करें तो रिकवरी ऑफ लोन, देखिए लोन जो है दैट इज ए कैपिटल इन नेचर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हम इंटरेस्ट पेमेंट या रिसिट्स की बात करते हैं वो रेवेन्यू इन नेचर होता है। एट द सेम टाइम जब लोन की बात करते हैं वो कैपिटल इन नेचर होता है, राइट। डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग एंड प्रोविडेंट फंड। और प्रोविडेंट फंड क्यों है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की बात है। ओके, तो यहाँ पर रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स के एग्जाम्पल्स है। एग्जामिनर के द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से आपने नोट करना है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? इन सभी के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू क्या होता है? ऑलवेज डे टू डे, ओके, डे टू डे एक्सपेंडिचर या डे टू डे रिसिट्स। तो जो डे टू डे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स। अब इसका रिसिट्स मीन्स कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सैलरीज और पेंशन पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है एंड टैक्स एंड नॉन टैक्स से पैसा कम आ रहा है, तो इस डेफिसिट को रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, राइट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है?
टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिट्स, टोटल बजट ओके बजट रिसिट्स मीन्स यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएगा, ओके नोट करेंगे। प्लस अगर रिसिट्स की बात करें तो रेवेन्यू रिसिट्स भी आएंगे एंड कैपिटल रिसिट्स भी आएंगे, राइट ये है। तो ये हो जाता है फिस्कल। फिस्कल इज ऑल अबाउट टोटलिटी ग्रॉस में। फिर प्राइमरी डेफिसिट, वो फिस्कल डेफिसिट, यहाँ इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ओके इसको नोट कर लीजिएगा। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट वो प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है, ठीक है राइट ये है। उसके बाद इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वो होता है जहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या देती है, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन के लिए लोन देती हैं। तो वो डेफिसिट तो है लेकिन वो इफेक्टिव इन नेचर है, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, राइट इसीलिए इसको इफेक्टिव बोला गया है। मोनेटाइज्ड डेफिसिट मतलब जब आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या करती है, लोन जैसे कि मान लीजिए टी बिल्स हो गया या फिर कोई भी बॉन्ड इशू करती हैं तो वो मोनेटाइज्ड डेफिसिट होती है। मीन्स आरबीआई लोन देती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मोनेटाइज्ड डेफिसिट होता है, राइट। तो ये सब प्रकार के क्या होते हैं डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड मोनेटाइज्ड डेफिसिट। होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम इसको मैच करते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, एक्सेस ऑफ टोटल। जब भी आपको ना क्वेश्चन में टोटलिटी या टोटल वर्ड दिखे, क्योंकि टोटलिटी में रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों आते हैं फिस्कल में, तो टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिट्स लेस ऑफ बोरोइंग, इसमें क्या होता है एक्सक्लूड किया जाता है बोरोइंग को, ओके ये है। तो ये फिस्कल हो गया। फिर बजट डेफिसिट क्या हो जाएगा, बजट हो जाएगा एक्सेस ऑफ टोटल ओवर टोटल रिसिट्स। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, एक होता है फिस्कल डेफिसिट और एक होता है बजट डेफिसिट। अब इन दोनों में क्या की डिफरेंस है, यहाँ पर जो बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज होती हैं उसको एक्सक्लूड किया जाता है, ओके बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज को क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। लेकिन बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टोटलिटी बता रही है। तो जब भी आपको लेस बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज को एक्सक्लूड, तो वो फिस्कल हो जाएगा। वहाँ पर नॉर्मली होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिट्स क्या है, तो बजट होता है, राइट ये है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो जाएंगे, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिट्स। प्राइमरी डेफिसिट मीन्स वो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल लेस ऑफ बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट जो आ जाता है तो प्राइमरी डेफिसिट होता है। तो हमारा आंसर ये हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन सभी को नोट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस किया है अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, आप सभी को सही लगा होगा, आपकी कुछ इंसाइट आई, कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे हमें अप्रोच करना आप सभी को मालूम होगा। ओके स्टूडेंट, आज के क्लास में इतना ही। मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगी कि इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक समझना है वो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और सभी जो लेक्चर है इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।